हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 10 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 टू 9 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 टू 9 देख लें। तो डिफ्यूजन या इफ्यूजन दोनों एक ही बात है। डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन आर सेम थिंग। तो एक्चुअली में डिफ्यूजन होता क्या है? तो गैस जो है हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, मतलब डिफ्यूज करता है। इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो गैस का स्पॉन्टेनियस फ्लो, जैसे दो कंटेनर है, एक में O2 है, एक में N2 गैस है, और ये पाइप से कनेक्टेड है। यहाँ पे स्टॉप कोक लगा हुआ है, मतलब स्टॉप कोक जब लगा हुआ है तो ना तो N2 इस तरफ आ सकता है, ना O2 इस तरफ आ सकता है। अब जब स्टॉप कोक खुलेगा तो O2 गैस इस कंटेनर में आएगा और N2 गैस इस कंटेनर में आएगा, और ये तब तक मूव करेगा जब तक कि पार्शियल प्रेशर जो है N2 का दोनों कंटेनर में बराबर ना हो जाए। सिमिलरली O2 गैस तब तक डिफ्यूज करेगा इस कंटेनर में जब तक कि दोनों कंटेनर में O2 का पार्शियल प्रेशर सेम ना हो जाए, क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगा। जब सेम हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस फ्लो बंद हो जाएगा दोनों में, इस तरह से। तो जब स्टॉप को रिमूव करेंगे तो क्या कंडीशन रहेगा? तो दोनों का वॉल्यूम जो है वी लीटर है, मतलब इक्वल वॉल्यूम का कंटेनर है। तो इक्वल वॉल्यूम का कंटेनर है तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर सेम है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनिशियली सिर्फ इसी कंटेनर में O2 था, मतलब वी लीटर में। जब ये फ्लो होगा तो इस वाले कंटेनर में भी आ जाएगा O2, मतलब फाइनल वॉल्यूम 2 भी हो जाएगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 है 5, V1 है V, P2 P फाइनल, V2 जो है 2 भी हो गया, ट्वाइस हो गया वॉल्यूम, मतलब P2 जो है हाफ हो जाएगा। मतलब फाइनल प्रेशर जो है वो, अगर O2 का 3 एटीएम है तो ये तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक कि O2 का प्रेशर 1.5 एटीएम ना हो जाए। दोनों कंटेनर में 1.5 एटीएम पार्शियल प्रेशर रहेगा O2 गैस का। जब ये स्टोव को रिमूव हो जाएगा, मतलब गैस को अलाउ कर दिया जाएगा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो करने के लिए। सिमिलरली N2 5 एटीएम प्रेशर पे है तो ये तब तक मूव करेगा जब तक कि इसका भी प्रेशर हाफ ना हो जाए। इसमें भी P1 V1 लगाइएगा तो इस केस में, सॉरी ये 5 तो N2 का ही था ना, तो P2 2.5 जो है N2 का होगा और ये 3 होगा। तो इनिशियल अगर 3 लीजिएगा और वॉल्यूम तो 2 गुना इसके लिए भी हुआ है तो 3/2 1.5 एटीएम हो जाएगा। कहने का मतलब इक्वल वॉल्यूम वाला कंटेनर है तो पार्शियल प्रेशर हाफ हो जाएगा। इसी में अगर वॉल्यूम जो है इक्वल नहीं रहता, मतलब अगर ये V है और ये 2 लीटर रहता, मतलब जिसमें N2 फिलअप है, इसका वॉल्यूम अगर 2 गुना रहता फिर भी वही काम करते, बस इस केस में प्रेशर हाफ नहीं होता, वो डिपेंड करता। O2 का क्या होता? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इनिशियली 3 इंटू V, फाइनल जो है फाइनली V प्लस 2V। 3V लीटर में O2 गैस फैल गया है तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ 3 भी हो जाता, तो प्रेशर जो है फाइनल प्रेशर 1/3 हो जाता, 3/3, मतलब 1 एटीएम रहता है। 1 एटीएम इस वाले कंटेनर में भी, 1 एटीएम इस वाले कंटेनर में भी, और O2 के लिए 2/3 हो जाता। P1 V1 5 इंटू भी, सॉरी V इनिशियल 2 भी है, 5 इंटू 2V इक्वल टू P2 इंटू V फाइनल। तो अब जो है इस वाले कंटेनर में भी N2 आ गया तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? V प्लस 2V, मतलब 3V। तो ये जो है P2 इक्वल टू हो जाता 10/3, तो 2/3 प्रेशर हो जाता। तो डिपेंड करेगा कि किस रेशियो में कंटेनर है। कहने का मतलब तब तक फ्लो होगा जब तक कि फाइनल पार्शियल प्रेशर जो है दोनों कंटेनर में सेम ना हो जाए। N2 का पार्शियल प्रेशर दोनों कंटेनर में सेम होगा तो N2 का फ्लो बंद हो जाएगा। सिमिलरली O2 का पार्शियल प्रेशर सेम हो जाएगा दोनों कंटेनर में तो O2 का डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। इसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑब्लिक इफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजन या इफ्यूजन हो रहा है उसका
रेट क्या होता है, मतलब जब ये स्टॉप कोक रिमूव होगा तो O2 तेजी से इस कंटेनर में जाएगा या N2 तेजी से इस कंटेनर में जाएगा। तो ग्राहम्स लॉ कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस। मतलब जितना भारी गैस होगा वो उतना ही स्लो मूव करेगा, जितना हल्का गैस हो उतना तेजी से डिफ्यूज करेगा, क्योंकि मोलिकुलर मास ऑफ गैस जितना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या मोलिकुलर मास ऑफ गैस को आप डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब जिस गैस का डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। According to Graham's law, under similar conditions of temperature and pressure, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density or molecular mass। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो उस केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट डेंसिटी ऑफ गैस या फिर 1 अपॉन अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस। तो यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो अगर आइडेंटिकल कंडीशन रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस के, इसलिए अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए हो जाएगा। इसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू डी वी आउट अपॉन डी टी डी एन आउट अपॉन डी टी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी आउट अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, एक कंटेनर है, यहाँ पे होल है, तो इस होल के द्वारा कितना वॉल्यूम गैस का बाहर आता है और कितने टाइम में आता है। कहने का मतलब dt टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर आता है, dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम आउट अपॉन dt, या फिर dn आउट मतलब कितना नंबर ऑफ मोल बाहर डिफ्यूज करता है कितने टाइम में, मतलब dn आउट अपॉन dt मतलब dt टाइम में कितना मोल आउट होगा वही रेट हो जाएगा। या फिर dp अपॉन dt मतलब कितना चेंज इन प्रेशर हो गया कितने टाइम में, ये भी रेट बताएगा। dx अपॉन dt, जैसे एक पाइप है, यहां से x डिस्टेंस गैस चला, कितना देर में x डिस्टेंस चला, dt टाइम में मान लेते हैं, तो dx अपॉन dt रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो किस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस टाइप से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बता सकते हैं। अगर बोलेगा कि टाइम दिया और बोल दिया कि 5 ml गैस बाहर आ गया तो आप dv आउट अपॉन dt से निकाल सकते हैं। अगर बोलेगा इतना नंबर ऑफ मोल बाहर आ गया, मतलब इतना नंबर ऑफ मोल पहले था कंटेनर में, उसके बाद में इतना नंबर ऑफ मोल बच गया, तो 10 पहले था अगर 5 बच गया और 5 सेकंड में ऐसा हुआ तो 5 सेकंड में 5 मोल गैस का बाहर आ गया, तो dn आउट बाई dt से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। सिमिलरली कितना चेंज प्रेशर में हुआ उससे dp बाई dt से या dx बाई dt से, कि पाइप में पहले यहाँ पे था गैस, 5 सेकंड के बाद 10 मीटर आगे चल गया, तो 10 मीटर ये 5 सेकंड में ट्रेवल किया, तो 10 अपॉन 5 इस तरह से dx बाई dt से भी रेट ऑफ डिफ्यूजन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ। तो जनरल फॉर्म होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी एम, जहाँ पे P जो है प्रेशर ऑफ गैस है, A एरिया ऑफ ओरिफिस है और T टेम्परेचर और M मोलिकुलर मास। जैसे ये कंटेनर है, तो जितना बड़ा एरिया रहेगा ओरिफिस का, मतलब होल जितना बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, मतलब उतना ज्यादा तेजी से गैस बाहर निकलेगा। सिमिलरली जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, मतलब ये बोतल टाइप है, इसको जितना आप प्रेस कीजिएगा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, मतलब उतना जल्दी गैस बाहर निकलेगा। अगर आप इधर से प्रेस कर रहे हैं तो गैस जल्दी इस ओरिफिस से बाहर निकलेगा, मतलब इस होल से बाहर निकलेगा। तो प्रेशर और एरिया इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर और मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जितना भारी गैस वो उतना कम तेजी से निकलेगा, हल्का गैस जल्दी बाहर निकल जाएगा।
और टेम्परेचर पे भी, जितना हाई टेम्परेचर उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा, जितना लो टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन रहता है। इसी में सम टिपिकल केसेस, फर्स्ट केस है कि एक कंटेनर में ए गैस है और बी गैस है। ए गैस का नंबर ऑफ मोल Na है और बी गैस का नंबर ऑफ मोल Nb है, और इस कंटेनर में एक होल है, मतलब ओरिफिस है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी क्या होगा? Pa अपॉन Pb अंडर रूट Mb अपॉन Ma, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए हो जाएगा RA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए इंटू एरिया ऑफ ओरिफिस अपॉन अंडर रूट T इंटू GMM ऑफ A. Similarly, rate of diffusion of B is directly proportional to pressure of B into area upon under root T into MB. एक ही कंटेनर में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, और एक ही ओरिफिस से बाहर आ रहा है तो एरिया ऑफ ओरिफिस भी सेम ही है। तो इसलिए ए और ए जब रेशियो लेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी का फॉर्मूला हो गया। इसी को फर्दर लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के। सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी के, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, मतलब प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू आर टी अपॉन वी, और प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इंटू आर टी अपॉन वी। तो दोनों का रेशियो Na अपॉन एनबी का रेशियो हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं Na अपॉन एनबी अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए, एज इट इज रहेगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए होगा मास ऑफ ए अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ बी होगा मास ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बी। तो दोनों का रेशियो हो जाएगा Ma अपॉन Mb इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बी। तो Na अपॉन Nb इक्वल टू ये होगा, और साथ में अंडर रूट Ma अपॉन यहाँ मोलिकुलर मास ऑफ ए रेशियो में, जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ ए अपॉन GMM ऑफ ए। तो नीचे ए होगा और ऊपर बी होगा, और साथ में ये अंडर रूट Mb अपॉन Ma। तो ये एक्चुअली में Mb की पावर 3/2 अपॉन Ma की पावर 3/2, मतलब Mb अपॉन Ma की पावर 3/2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B, इन तीनों में किसी भी फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रेशर ऑफ A और B अगर दिया हुआ होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी दिया हुआ होगा तो ये वाला, नहीं तो ये वाला। क्या दिया हुआ है डाटा उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही तो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। मतलब रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इसको आप लिख सकते हैं XA अपॉन XB अंडर रूट MB अपॉन MA, PA अपॉन PB इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B अंडर रूट MB अपॉन MA। इसके बाद सेकेंड है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस। तो ये जो है अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ सिंगल गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू प्रेशर ऑफ सिंगल गैस होगा, क्योंकि रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस में यहाँ पे प्रेशर ऑफ मिक्सचर अपॉन प्रेशर ऑफ सिंगल गैस इंटू अंडर रूट दिस होता है। और ये फॉर्मूला भी तब होता है जब टेम्परेचर सेम हो,
ये ए गैस और बी गैस के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक ही कंटेनर में है, मतलब कि टेम्परेचर दोनों गैस का सेम है। तो ये दो चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर और प्रेशर ऑफ सिंगल गैस सेम रहे और टेम्परेचर सेम रहे। टेम्परेचर तो सेम हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में प्रेशर ऑफ सिंगल गैस और प्रेशर ऑफ मिक्सचर ये दोनों सेम कभी नहीं होता है। तो जब ये कंसीडर कीजिएगा तब ये फॉर्मूला वैलिड है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ सिंगल गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर। प्रेशर ऑफ मिक्सचर अपॉन प्रेशर ऑफ सिंगल गैस तो कट ही जाएगा क्योंकि ये कंसीडर कर चुके हैं पहले हैं कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। इस कारण से ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड तभी होता है जब हमको मिक्सचर का मोलिकुलर मास निकालना रहता है, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर या फिर वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर और मोलिकुलर मास ऑफ सिंगल गैस ये सब दिया हुआ रहे, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। और इससे जो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर या वेपर डेंसिटी कैलकुलेट रहता है ये डिफरेंट होता है, जो कि आपका डेंसिटी डाटा से मोलिकुलर मास मिक्सचर या वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आता है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट तो डेंसिटी वाले डाटा से आता है मिक्सचर का मोलिकुलर मास या वेपर डेंसिटी। इस केस में कितना एजम्पशन किए हैं, एक तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये तो ठीक है पॉसिबल है, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मिक्सचर का प्रेशर और सिंगल गैस का प्रेशर सेम हो, क्योंकि मिक्सचर के अंदर जितना गैस होता है सभी के कारण प्रेशर होगा। प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, मतलब प्रेशर ऑफ ए नहीं हो सकता है, मतलब सिर्फ प्रेशर ऑफ ए नहीं हो सकता है कभी भी प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो इसलिए ये जो है सिर्फ वेपर डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना रहता है तभी ये फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना रहता है तब, और वो भी एक्चुअल जो आता है डेंसिटी डाटा से मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर या वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर उससे मैच नहीं करता है। दिस विल नॉट बी मैचिंग विद द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेंसिटी डाटा। तो एक्चुअल क्या है, तो उसके लिए ये देखिए, इससे आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए प्लस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस। इसी को फर्दर लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस प्लस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस का रेशियो क्या होगा? प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ सिंगल गैस अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ सिंगल गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए प्लस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस होगा प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ सिंगल गैस अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ सिंगल गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बी। तो इस फॉर्मूला से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इसी में व्हेन प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू प्रेशर ऑफ सिंगल गैस हो तो आप इसको लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर प्लस प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसको आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सिंगल गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ सिंगल गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ सिंगल गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बी। तो इस वाले फॉर्मूला से आप मिक्सचर ऑफ सिंगल गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है सक्सेसिव डिफ्यूजन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स। कहने का मतलब जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें दो गैस है, गैस ए और गैस बी। गैस ए का नंबर ऑफ मोल है Na और गैस बी का नंबर ऑफ मोल है Nb। तो इनिशियल रेशियो है Na अपॉन Nb, और फाइनली हमको गैस का रेशियो चाहिए कुछ Na डैश अपॉन Nb डैश। तो कितना नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप में ये होगा? तो Na डैश अपॉन Nb डैश रिक्वायर्ड इक्वल टू Na अपॉन Nb इंटू अंडर रूट Mb अपॉन Ma रेस टू द पावर n, जहां पे n है नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप। जैसे इनिशियली अगर
5:2 के रेशियो में है, ठीक है। फाइनली हमको कुछ भी चाहिए 1:1 के रेशियो में चाहिए, मतलब 1/1 इक्वल टू दिस अंडर रूट mb अपॉन m रेज टू द पावर n हो जाएगा। यहाँ से हमको n पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप में ऐसा होगा, मतलब कितना बार सक्सेसिव डिफ्यूजन करेंगे ताकि इस कंटेनर में जो Na अपॉन Nb का नंबर ऑफ मोल रेशियो है ये 1:1 हो जाए। इनिशियली 5:2 है। तो इस फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर सक्सेसिव डिफ्यूजन का वैल्यू दिया हुआ रहे कि कितना बार डिफ्यूजन करवाते हैं और इनिशियल रेशियो दिया रहे मोल का, तो n डिफ्यूजन के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या होगा वो भी आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है कि इस कंटेनर में एक गैस है जिसका कि प्रेशर P है। अब बाहर वैक्यूम है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस मूव करता है। तो जब ये गैस बाहर आएगा तो प्रेशर जो है गैस का किस तरह से वेरी करेगा, इस कंटेनर में जो गैस रहेगा उसका। तो इनिशियली प्रेशर P मान लीजिए, जैसे जैसे गैस बाहर आते जाएगा प्रेशर जो है घटते जाएगा और लगभग 0 को ट्रेंड करेगा टाइम t के बाद। तो ये इस तरह से प्रेशर वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज होगा इस कंटेनर में जो गैस रहेगा उसका, और डिक्रीज होते 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 0 हो जाएगा। और ये एक्सपोनेंशियल होता है, इसलिए इस टाइप का ग्राफ है, लीनियर करके आप डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से सोचिए। रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा रेट से डिफ्यूज करेगा गैस जो है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, कहने का मतलब माइनस dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि रेट इक्वल टू dp बाई dt होता है। लेकिन इस केस में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस dp बाई dt। क्यों? क्योंकि रेट क्या होगा dp, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर इनिशियल प्रेशर p है, फाइनल प्रेशर अगर p फाइनल रहेगा तो चेंज कितना होगा, p फाइनल माइनस p। यही तो dp है, चेंज इन प्रेशर, और ये निगेटिव ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि P हमेशा ज्यादा रहेगा P फाइनल से। जैसे जैसे गैस बाहर जाएगा प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, तो P फाइनल हमेशा घटते जाएगा, इसलिए माइनस के साथ। तो माइनस dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहाँ से माइनस dp अपॉन dt इक्वल टू kp हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिएगा तो ये कोई कांस्टेंट k के टर्म में आ जाएगा। तो माइनस dp अपॉन dt इक्वल टू kp, मतलब माइनस dp अपॉन p इक्वल टू k dt होगा। ये देखिए माइनस dp अपॉन p इक्वल टू k dt, मतलब dp अपॉन p इक्वल टू माइनस k dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो प्रेशर कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका वैल्यू होगा ln p, और ये k तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, मतलब ln p इक्वल टू माइनस kt। तो यहाँ से p इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस kt आता है। तो ये देखिए p इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस kt है, इसलिए ये ग्राफ जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। इसके बाद एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आफ्टर कंटिन्यूअस डिफ्यूजन फ्रॉम ए गैस मिक्सचर द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ गैस मिक्सचर लेफ्ट इनसाइड द बेसन विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विथ टाइम। जैसे एक कंटेनर में गैस मिक्सचर है, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। तो जब भी डिफ्यूजन होगा तो वेसल के अंदर जो गैसियस मिक्सचर रहेगा उसका जीएमएम, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, हमेशा इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही ज्यादा जीएमएम इंक्रीज होगा इस वेसल के अंदर जो गैसियस मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा वो। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैस ज्यादा होता है हैवियर गैस से, मतलब लाइटर गैस ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगा एज कंपेयर टू हैवियर गैस। जैसे मान लीजिए ए आपका हैवियर गैस है, बी आपका लाइटर गैस है, ठीक है। इनिशियली जो है ए का 3 मोल है, बी का 6 मोल है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि बी का 3 मोल रहे, मतलब 3 मोल डिफ्यूज कर जाए, और ए का जो है 1 ही मोल रहे। सॉरी, ए हैवियर है ना, तो ए का तो
1.5 मतलब 1.5 से ज्यादा ही होना चाहिए। मान लेते हैं कि 2 मोले का बच गया, तो इनिशियली 3:6 के रेशियो में है, बाद में 2:3 के रेशियो में है। तो हैवियर गैस का परसेंटेज ज्यादा है, 2:3 का रेशियो मतलब 40% है ए और 60% है बी, नंबर ऑफ मोल। और इनिशियली 3:6 है मतलब 3/9 इंटू 100, ये जो है लगभग 33.33% था। तो इनिशियली 33% ही था हैवियर गैस, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा है परसेंटेज बढ़ रहा है, 40% हो गया। तो हैवियर गैस का परसेंटेज ज्यादा, तो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर भी इंक्रीज करेगा। तो ये टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, क्योंकि लाइटर मास जो है फास्टर रेट से इफ्यूज करता है और एवरेज मोलिकुलर मास इसलिए इंक्रीज करता है। यहाँ पे लिख दीजिए एंड एवरेज मोलिकुलर मास इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब जो है अगले लेक्चर में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।